हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप एकदम स्वस्थ होंगे और घरों पे रह के अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व जो भी वीडियो आपको यूट्यूब के माध्यम से दिए थे उनमें सभी में हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो जो लोगों ने ये वीडियोज देख लिए हैं वो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो अपना पीछे जाके वो सारे वीडियोज को देख लें। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा था यूट्यूब पे उसमें सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। हमने अभी तक कोई टॉपिक नहीं कंप्लीट किया हुआ था, कोई भी हमने यूनिट्स को या कोई भी टॉपिक्स को नहीं पढ़ा हुआ था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि अभी आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम लगा हुआ था, जो कि हालांकि पोस्टपोन हो चुका है। नेवी का एग्ज़ाम, ठीक है, नोटिफिकेशन नेवी का आ चुका है, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एनडीए का एग्ज़ाम लगा हुआ था, तो अभी एग्ज़ाम्स की वजह से हमने आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया था। ठीक है, लेकिन अभी हमारे जो है फिलहाल में नेवी का एग्ज़ाम जो है वो नेवी के फॉर्म फिल होंगे, और एयरफोर्स का एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हो चुका है। एनडीए का भी एग्ज़ाम अभी आगे होगा। तो कुल मिला के हमारे पास पर्याप्त टाइम है। इस टाइम में हम फिजिक्स को कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं, और बहुत से लोग घरों में रह के ही तैयारी कर रहे हो, तो लगातार हम यहाँ से जो चीज़ों को कंटिन्यू आपको वीडियो डालते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जो लोग भी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, और यहाँ से हमारा कंटिन्यू फिजिक्स को हम पढ़ेंगे। तो हमने जो फिजिक्स का टॉपिक अभी चूज किया है पढ़ाने के लिए आपको, वो पढ़ा है हम यूनिट स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स हमारा जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि हम बात करें, आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीज़ें सारी आती हैं, सेमीकंडक्टर्स हमारे आते हैं, लॉजिक गेट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो वो सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे हम जो यूनिट पर स्टार्ट करेंगे। पहले हम मॉडर्न फिजिक्स के सारे यूनिट को कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी नए हो या पढ़ रहे हो पहले से, तो वो यहाँ पे सारे वीडियो को फॉलो करें और लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहें। ठीक है, तो और मॉडर्न फिजिक्स जो हमारी है वो नेवी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवी और एयरफोर्स दोनों में आती है। एनडीए में से अक्सर क्वेश्चन नहीं आते हैं, आगे हम बताएंगे आपको। एनडीए में हमारा ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं और वही बहुत सारे आते हैं, पर इससे भी हमारे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के एयरफोर्स, नेवी, एनडीए तीनों के लिए कहीं ना कहीं एयरफोर्स और नेवी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हो, नेवी की कर रहे हो, एयरफोर्स की कर रहे हो, तो सारे के सारे वीडियोज को कंप्लीटली देखना, कंप्लीटली वॉच करना। ठीक है, तो अच्छा, कुछ लोग, बहुत सारे बच्चे हमारे जो है वो लगातार मैसेज कर रहे हैं हमें कि सर नेवी में जो हमारा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, या कितना परसेंटेज रहेगा नेवी में, हमारा परसेंटेज कम है। तो बेटा देखो, इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है बहुत ज़्यादा। देखो, जो भी होगा वो आगे की बात है। सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर फॉर्म फिल करें कि ना करें, जब हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं आया तो हम फॉर्म क्यों फिल करें। तो फॉर्म फिल प्रत्येक बच्चे को करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे जैसे कि हम देख रहे हैं यूट्यूटर के माध्यम से लगातार अपनी बात को रख रहे हैं, या नेवी की जो ऑफिशियल साइड है उस पर जाके लगातार मैसेज कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, जिससे अपनी बात को लगातार रख रहे हैं। तो वो आप भी कीजिए, आप लगातार ट्विटर के माध्यम से ट्रेंड कीजिए इस चीज़ को, जिससे कि वो आपकी बात को माने, आपकी बात सब लोगों का एडमिट कार्ड आए। ठीक है, वो बात की बात है, पर फॉर्म सबको भरना है, और फिर अपनी तैयारी को इस चीज़ को लेके ज़्यादा गड़बड़ नहीं होने देना है। क्योंकि अभी आपका एयरफोर्स का एग्जाम लगा हुआ है। एयरफोर्स में तो सबका एडमिट कार्ड आया था, तो एयरफोर्स का एग्जाम तो 100% होगा, तो उसको कंटिन्यू बनाए रखना है। ठीक है, तो जो लोग भी आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरी फिजिक्स को हम, तो जो लोग भी जुड़े हुए प्रॉपर वीडियो आपको देखने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गारंटी के साथ आपको पूरा का पूरा टॉपिक आज ही रट जाएगा। ये टॉपिक पूरा का पूरा वॉच करना, कोई बीच में स्किप नहीं करेगा। कोई कुछ बातें हमारी शुरुआत में हो जाएंगी, कुछ बातें हमारी एंड में होंगी, आके कुछ बीच में होंगी, तो आप अगर स्किप कर दोगे तो सारी बातों को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ एक बार पूरा का पूरा वीडियो वॉच करें, जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, या आपको जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा लगा है वीडियो, वो भी कमेंट में करके बताएं। और जो लोग नए हो चैनल को, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक हमारा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और सब लोग कॉपी पेन निकाल लेंगे, हमारे साथ ही नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे ये, और ये टॉपिक हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो में। तो आप भी पेन और कॉपी निकाल के हमारे साथ लगातार नोट्स बनाएंगे, जो भी बातें उनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है।
और अक्सर टीचर इसको छुड़वा देते हैं, लास्ट के टॉपिक होते हैं मॉडर्न फिजिक्स वाले, तो अक्सर टीचर्स लोग इनको छुड़वा देते हैं और बच्चों के प्रॉपर तैयार भी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ से इसीलिए हमने लास्ट से स्टार्ट किया है। लास्ट में हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और सेमीकंडक्टर्स इन टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे, लास्ट के टॉपिक्स को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं वेव की, क्योंकि वर्ड हमारा आया हुआ है वेव। देखो पहले में आज तरंग को नहीं पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग को पढ़ना है। अब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम पहले वेव को समझ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं, क्योंकि वेव हमारी बहुत सारे टाइप की होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल वेव, उनमें भी हमारी 2-3 टाइप की थी, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। इसके अलावा हमारी एक और तरंग होती है द्रव तरंगें, ठीक है, मैटर वेव्स। तो तरंगें हमारी बहुत सारी टाइप की हैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइप की हमारी वेव नहीं है। तो उनमें से जो एक टाइप की वेव है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हमें आज वीडियो के सेशन में कंप्लीटली पढ़ना है। तो सब लोग हमारे साथ ही नोट्स बनाएंगे, कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हमसे कोई बात करता है तरंग का मतलब क्या है, वेव का मतलब क्या है। तो सिंपली अगर बेटा हमसे कोई पूछता है कि वेव का मतलब क्या है, तो हम सीधा बताएंगे कि जो तरंग होती है, जो वेव होती है, उसका काम हमारा होता है ऊर्जा और संवेग को, एनर्जी को और मोमेंटम को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाना। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो है ध्वनि ऊर्जा के रूप में, क्योंकि हम लोग बात करते हैं तो ध्वनि निकालते हैं, तो ध्वनि ऊर्जा होती है। अब ध्वनि ऊर्जा हमारी आपसे लोगों तक पहुंचती है साउंड के थ्रू, साउंड एनर्जी, ठीक है। तो जो ध्वनि हमारी है, ऊर्जा का रूप था ध्वनि ऊर्जा, वो आप तक जिस रास्ते से पहुंची है उस रास्ते का नाम ही हमारा क्या है, वेव है। तो सिंपल, अगर कोई तरंग का आपसे मतलब कभी पूछे कि तरंग का मतलब क्या है, वेव का मीन क्या है, आप सीधा बताओगे एनर्जी को और मोमेंटम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का एक रास्ता। जो रास्ता बनता है उस रास्ते का नाम ही हमारा क्या होता है, वेव होता है। तो ए पॉइंट हमारा एक हो गया, एक पॉइंट हमने बी मान लिया, और ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक, ठीक है, एक पॉइंट हमने बी मान लिया और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें एनर्जी को लेके जाना है। तो अब अच्छा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें याद आ रहा है, जो कि नेवी में पूछा गया था 2019 में। तो उन क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम और आगे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बच्चा वैसे ही हमारा बहुत बड़ा नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड जो वेव है हमारा काफ़ी बड़ा नाम है, तो हम इतना नाम ना लेके हम इसको छोटे से एक फॉर्मेट में बना देते हैं, वही हम बार बार यूज किया करेंगे। इलेक्ट्रो का हमने ले लिया ई, मैग्नेट का ले लिया एम, और वेव का ले लिया डब्ल्यू। तो बार बार हम जो वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड्स कौन सा यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ई एम डब्ल्यू। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन है, आप लोग भी नोट करना है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, वो किसको हमारी जो है या किसका जो स्थानांतरण नहीं करती हैं, किसका स्थानांतरण नहीं करती हैं। तो जो ऑप्शन थे उनमें पहला ऑप्शन हमारा था ऊर्जा को, एनर्जी। दूसरा ऑप्शन था हमारा संवेग को, संवेग बोले मोमेंटम। तीसरा जो ऑप्शन था हमारा वो था आवेश, आवेश बोले चार्ज। और जो चौथा ऑप्शन था हमारा वो था सूचना, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन क्या था कि हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो किसका स्थानांतरण नहीं करती हैं। तो किसका, हमारा ऊर्जा का, संवेग का, आवेश का और सूचना का। तो अक्सर कुछ लोगों ने इसका आंसर सूचना टिक कर दिया था, इंफॉर्मेशन, जबकि हमने आपको सिंपल अभी क्या बताया कि ऊर्जा का मतलब होता है या हम बात करें, हमने आपको जो वेव है, तरंग है, इसका मतलब क्या बताया, तरंग का मतलब होता है ऊर्जा व संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का रास्ता। जो रास्ता बनेगा वो हमारा क्या होगा, वेव होगा। तो कोई भी वेव हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे मैकेनिकल वेव हो, चाहे मैटर वेव हो, इस दुनिया की कोई भी वेव हो, वो ऊर्जा और संवेग को ही लेके जाती है। अब यहाँ पे बड़ा आवेश था, तो देखो जैसे हमसे किसी ने बोला विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जैसे किसी ने वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय, यहाँ पे जो भी होगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के थ्रू होगा। तो जैसे ही वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का नाम लिया, हमारे दिमाग में आ गया ये तो आवेश की वजह से होता है। और जब ये आवेश की वजह से होता है तो यहाँ पे हमने आवेश देखा तो हमने बोला ये तो हो गई, ठीक है, इसको टिक कर दिया। जबकि हमारा इसका आंसर था आवेश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई भी वेव होगी वो हमारी आवेश का ट्रांसफर नहीं करेगी,
चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा और संवेग का ही स्थानांतरण करेगी। हाँ, यहाँ पे वर्ड इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का मतलब भी सूचना से ही है। जो हम लोग इन्फॉर्मेशन एक रेडियो वेव्स के थ्रू पहुँचाते हैं तो एनर्जी के फॉर्म में होती हैं वो भी, ठीक है। तो वो हमारा यहाँ पे एनर्जी से इसका मतलब है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आंसर था वो आवेश था। आप भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि किस इलेक्ट्रोवेव किसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो किसका स्थानांतरण नहीं करती हैं, तो आप बताओगे आवेश का। ये आवेश का स्थानांतरण नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ कोई भी वेव हो, ठीक है, वो ऊर्जा और संवेग का ही स्थानांतरण करती है, ठीक है। तो समझते हैं जरा वेव को। तो जो वेव का मतलब हमने आपको बताया, तो वेव का मतलब होता है ऊर्जा क्यों व संवेग को, ठीक है, ऊर्जा प्लस संवेग, इन दो चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि हमारी जो ऊर्जा है वो ए प्लेस से बी प्लेस तक जानी है, जो हमारी एनर्जी है वो ए से बी तक ले जानी है, तो अब डिपेंड करेगा बीच के रास्ते पर कोई ले जाने वाला है कि नहीं है। अगर कोई ले जाने वाला होगा तो वो हमारा होता है मैकेनिकल वेव, ठीक है, और जब कोई ले जाने वाला नहीं होगा तो वो हमारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। यानी कि एनर्जी पहुंचनी है, माध्यम नहीं है, तो वहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होगा। तो पहला हमारा जो अब क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है। तो पहला हम क्वेश्चन ये बताएंगे कि इन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हमसे कोई पूछता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन वेव होती हैं, तो हम सीधा बोलेंगे कि वे वेव जिनके लिए मीडियम हमारा रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो वेव हमारी कौन सी वेव होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। लिख लीजिए आप जरा, इन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप हमेशा याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इन तरंगों को पहुंचाने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारी प्रकाश है, लाइट, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और प्रकाश हमारा वैक्यूम से भी आ जाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में फिर जब हमारा माध्यम होता नहीं है तो हमारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता कैसे है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है हमारा, वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के थ्रू होता है, ठीक है। क्या हमारा हो गया, इन तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के थ्रू होता है, के द्वारा होता है, ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इनमें जो हमारा एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये तरंगें चलती हैं, एक्चुअली 3D वेव्स होती हैं, ये हमारी तरंगें हैं, ये 3D वेव्स हैं, हमारी त्रिविमीय गति करती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हमारी वेव्स चलती हैं तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये एक्स एक्सिस में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है। चूंकि ये व्हाइट बोर्ड हमारा 2D है तो यहाँ पर हम 3D ग्राफ नहीं बना सकते, तो आप इस बात को समझना जरा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री पे, इनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हमारी होती हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती हैं। वैद्युत क्षेत्र अगर हम बात करें कि जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो याद रखना है। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र शॉर्ट में लिख देते हैं ई व बी आपस में परपेंडिकुलर लंबवत होते हैं, ठीक है, लंबवत होते हैं। ये हम बात करें कि जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, या ये बोल दो कि ई व बी आपस में लंबवत होते हैं, या आप ये बोल दो
कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, दोनों में से बोल दो। इनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है तो एक पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा बहुत बन जाता है कि आपने पढ़ा हो ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें। जो हमारी मैकेनिकल वेव्स हमारी होती है वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंगें, और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुदैर्ध्य तरंगें, ठीक है। तो हम बात करें अनुप्रस्थ तरंग की और अनुदैर्ध्य तरंग की, तो ये हमारी वेव मैकेनिकल वेव जब हम आपको पढ़ाएंगे तब वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनमें जो माध्यम के पार्टिकल होते हैं वो वेव के चलने के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, ठीक है। जो हमारी अनुप्रस्थ तरंग होती है ट्रांसवर्स वेव, उनमें जो हमारे पार्टिकल होते हैं परपेंडिकुलर मूव करते हैं अनुप्रस्थ में, और जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं उनमें जो माध्यम कण होते हैं वो चलने के डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनमें जो माध्यम के पार्टिकल होते हैं, मीडियम के पार्टिकल होते हैं, वो वेव के चलने के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, उनमें जो हमारे मीडियम के पार्टिकल होते हैं उसी की डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब जरा हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो ई और बी हैं वो आपस में कैसे परपेंडिकुलर हैं, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, लंबवत है। तो यहाँ पर जो हमारे पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा या ऑक्सीलेशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, कैसा होगा, परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये कौन सी वेव के साथ होता है, अनुप्रस्थ तरंग के साथ होता है, लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव के साथ होता है। अतः हम बोल सकते हैं कि जितनी हमारी जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो सारी की सारी हमारी जो है अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख लो, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ प्रकृति की हम बात करें, ट्रांसवर्स नेचर, सभी का जो नेचर होता है हमारा वो ट्रांसवर्स होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें हमारी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। ये प्रॉपर्टी बेटा याद करते रहना, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फॉलो होंगी। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी हमारा EMW हो उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होगा। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ही चलेंगी। सभी में जो आपस में डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और सारी की सारी हमारी ट्रांसवर्स नेचर की होंगी। इसीलिए जो हमारा सूर्य है, जो सूर्य का प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में आता है बेटा, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के रूप में आता है। अच्छा, इसके लिए यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और बना लेते हैं, वो पॉइंट हमारा है पोलराइजेशन वाला, ध्रुवण से रिलेटेड है पोलराइजेशन। तो ध्रुवण का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश हमारा जो होता है वो एक पोलराइड यंत्र होता है, उससे गुजारा जाता है कि तो लाइट के जो पार्टिकल होते हैं वो वेव के चलने के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर ऑक्सीलेशन होता है पार्टिकल का वो हमारे पोलराइजेशन शो करते हैं, और जहाँ जहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर मोशन नहीं होता है, पैरेलल मोशन होता है, वो हमारे पोलराइजेशन शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मोशन होगा तो वहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगें होंगी। तो हमारा एक पॉइंट होता है कि जो जहाँ जहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगें होंगी वो हमारा जो है ध्रुवण उत्पन्न होंगी या ध्रुवण की घटना वहाँ पे होगी, और अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होगी। इससे भी हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जो अनुप्रस्थ तरंगों में और अनुदैर्ध्य तरंगों में जो हमारा अंतर करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, तो वो हम करते हैं ध्रुवण के बेसिस पे, पोलराइजेशन के बेसिस पे। क्योंकि जो अनुप्रस्थ तरंग है ट्रांसवर्स वेव वो पोलराइजेशन की घटना को शो करती हैं, जबकि हमारी जो अनुदैर्ध्य तरंग है लॉन्गिट्यूडनल वो हमारी ध्रुवण की घटना को शो नहीं करती हैं। अब ये सारी की सारी हमारी कैसी तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें हैं। और अगर ये सारी की सारी अनुप्रस्थ तरंगें हैं तो बताइए जरा ये ध्रुवण घटना को शो करेंगी कि नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी। सारी की सारी हमारी जो वेव हैं वो पोलराइजेशन को शो करेंगी, ठीक है। तो इन तरंगों में ध्रुवण होता है। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि इन तरंगों में ध्रुवण होता है, ठीक है बेटा। अभी बहुत आगे पढ़ने हैं हम इसको, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कम्प्लीटली पूरा पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं ये बस हम आपको कुछ पॉइंट समझा रहे हैं जिससे हम पूरा क्लियर कर सकें एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, अभी हमने 5 पॉइंट पढ़े, इसके अलावा और भी पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है कि इन तरंगों के लिए माध्यवस्था नहीं होगी, आप याद रखोगे, ठीक है। इनकी संख्या लिमिटेड है। आगे हम आज स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या 7 होती है। ये टोटल जो वेव्स हमारी है वो 7 ही है, ठीक है। अब जो 7 वेव है ये सब में ये बातें फॉलो होंगी।
सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। सभी तरंगों में जो ऊर्जा का संचरण होगा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा होगा। सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगी। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होंगी और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें ध्रुवण को, इन तरंगों में ध्रुवण होगा। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें ध्रुवण की घटना को शो करेंगी। ठीक है, चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं इनके गुण। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन वेव में हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अगला पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं जरा। तो हैंड डाल लीजिए गुण, प्रॉपर्टी। तो यहां से हमें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से गुण होते हैं। तो बहुत सारे गुण हैं, तो आप भी कंटिन्यू हमारे साथ नोट्स बनाते रहिए। तो जो पहला गुण है वो हमारा है वेग का। वेलोसिटी क्या होती है, इनकी गुण क्या होती है। और ये जो हम आपको गुण बताने वाले हैं वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फॉलो होंगे, सभी के लिए होंगे। ठीक है, बस एक गुण पढ़ लिया, सबके लिए हमारा वो काम आएगा। तो सबसे पहले हम वेग की बात करें तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो चलती हैं प्रकाश के बराबर वेग से चलती हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा होता है इसकी जो वेलोसिटी होती है लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन हमारा इस टाइप से देते हैं 1/√μ0 × ε0। ठीक है, और ये होता है c, क्योंकि जो प्रकाश का वेग है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, और लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, मोस्टली लोगों को पता होगी और नहीं पता तो इसको याद कर लेना। c = 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो जो हमारा वेलोसिटी होता है हमारा वो होता है 1/√μ0 × ε0, जो कि हमारा c हो गया, और c हमारी क्या होगी, लाइट की स्पीड होगी। ठीक है, तो c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो हम याद रखेंगे कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के बराबर वेग से चलती हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के बराबर वेग से चलती हैं। ठीक है, जो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारी वो लाइट की स्पीड के बराबर वेग से चलती है। लाइट की जो स्पीड होती है हमारी वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड से। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो μ0 और ε0 क्या है। ये बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि ये क्या है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट में आता है। ये ε0 हमारा होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, और जो μ0 होता है वो निर्वात की चुंबकशीलता, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो वहाँ पे जब हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाएंगे तब वहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अक्सर इसकी हमारे एग्जाम में विमा आती है, इसकी डायमेंशन पूछते हैं कि 1/√μ0 × ε0 की विमा बताओ, इसकी डायमेंशन पूछी जाती है। तो इसकी हमसे डायमेंशन पूछते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायमेंशन क्या होती है। तो सिंपली हम जो है इलेक्ट्रो इसकी बात करें तो इलेक्ट्रो डायमेंशन अगर हम देखें तो ये c के बराबर है। c क्या है, हमारा वेग है। तो c की डायमेंशन हम देखेंगे तो c वेलोसिटी है, और c की अगर हम बात करें तो इसका जो वेग होता है हमारा, वो वेग की डायमेंशन हम सबको पता है LT-1 होती है। ठीक है बेटा, जो वेलोसिटी हमारी है इसकी डायमेंशन हमारी होती है LT-1। तो जो हमारी वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वही हमारी 1/√μ0 × ε0 की डायमेंशन हो जाएगी। तो हम लोग याद रखेंगे हमेशा इसकी डायमेंशन होगी LT-1। तो ये पहला गुण हो गया। अब हम दूसरे गुण की बात करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी आपको समझ में आया कि जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो हमारा प्रकाश के बराबर वेग से चलती हैं, और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। और इसकी डायमेंशन हमसे नेवी के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी डायमेंशन हमारी होती है LT-1। ठीक है, अक्सर हम निकालने में लग जाते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। दूसरा गुण समझते हैं हम जरा। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा गुण आएगा वो हमारा होगा दूसरा गुण वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में संबंध। वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो
यहाँ पर हम एक बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, जो कि हमें शुरुआत में एक्चुअली बतानी थी, वो वहाँ पे नहीं हो पाई, तो इस बात को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज़ पूरी की पूरी जो है बात को समझना, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि एक्चुअल में देखो होता क्या है कि क्वेश्चन हमारा आता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो उत्पन्न किससे होती हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से। वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से, और चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे बेटा, बी से, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाएंगे वहाँ पे इस चीज़ को हम बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता है उसकी वजह क्या होता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। कि अगर हमारा वैद्युत, जब तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र हमारे होते हैं आवेश की वजह से। किसकी वजह से, आवेश, क्योंकि हमें सबको पता है चार्ज की वजह से, क्योंकि हम सबको पता है कि कोई भी हमारा चार्ज पार्टिकल है वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर जैसे हमारा कोई चार्ज पार्टिकल Q है, अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो ये अगर रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी कितना है, 0 है। इसका मतलब ये किस में है, रेस्ट में है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज Q है, अगर वो रेस्ट में है तो इसके पास वेलोसिटी 0 होगा, और अगर उसका वेलोसिटी 0 होगा तो यहाँ पर हमारी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब अगर यही चार्ज पार्टिकल Q अगर हमारा जो है वेलोसिटी v से मूव करने लगे, v इसकी क्या होगी, वेलोसिटी हो गई, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगे, मोशन में आ जाए, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होंगी, ठीक है। ध्यान देना जरा कि अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट में है, उसका वेलोसिटी 0 है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। और अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है उसका वेलोसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्योंकि यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो एक रेस्ट चार्ज है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इस बात को कि जो हमारा एक स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश बोले तो रेस्ट चार्ज, वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। शॉर्ट में ले देते हैं ई। और जो गतिमान आवेश है हमारा मूविंग चार्ज, वो ई भी प्रोड्यूस करेगा और वो हमारा बी भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है कि जो स्थिर आवेश है हमारा वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि ये हमारा हो चुका है। अब जरा अगर हम बात करें कि चार्ज पार्टिकल है, अब देखो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है हमारा। अब अगर चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन हमारा कैसा है, वेल एक्सीलरेटेड है, अगर उसमें एक्सीलरेशन है, त्वरण है, यानी कि वेरिएबल है, क्योंकि अगर वेलोसिटी हमारी वेरिएबल होगी तभी हमारा त्वरण उत्पन्न होगा। तो अगर वेलोसिटी उसकी एक्सेलरेटेड है, उसके में एक्सेलरेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि तरंगों का काम क्या होता है, एनर्जी को ट्रांसफर करना। इसीलिए जो मेन कंसेप्ट है हमारा वो ये वाला है, ठीक है बेटा। जो मेन कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बनने का जो मेन कंसेप्ट है हमारा वो ये है। तो क्वेश्चन हमारा आएगा कि यार रेस्ट चार्ज कभी हमारा चार्ज रेस्ट में है, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि रेस्ट में तो चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं होगा। अगर वो रेस्ट में है तो चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिमान आवेश ही उत्पन्न करा सकता है। अच्छा, मोशन में है और अगर वो कांस्टेंट मोशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, पर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी सिर्फ हमारा एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, त्वरित आवेश, ठीक है, जो हमारा जो ऊर्जा उत्पन्न कराएगा वो केवल त्वरित आवेश ही करा सकता है। तो आवेश में त्वरण होना चाहिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए हमारा चार्ज मूविंग हो और प्लस एक्सेलरेशन से मूविंग हो, ठीक है। तो उसमें हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा। तो ये बात आप लोग नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा जो मेन पॉइंट था वो हमारा था वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में संबंध, तो वो वाला हम समझते हैं जरा, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ लिया कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमारा स्थिर आवेश, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस करेगा,
और मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैंने निकालना है संबंध। तो संबंध क्या है, अगर आवेश स्थिर है, फिर से उस बात को रिपीट कर रहे हैं हम, अगर आवेश स्थिर है, चार्ज रेस्ट में है, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और चार्ज अगर हमारा मूव कर रहा है, मोशन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अंतर क्या है, बस गति का। आवेश है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आवेश गति करने लगे तो वही वैद्युत क्षेत्र हमारा उसके क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र होगा ही, चुंबकीय भी हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का हमारा गति और करने लगेगा। अब यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल गति करता है वो प्रकाश के बराबर वेग से करता है। प्रकाश के वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, c से। तो E हमारा यहाँ पे हो गया और B हमारा ये हो गया। यहाँ पर इनमें दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ वेग का अंतर है। यहाँ पर पार्टिकल में गति नहीं होगी, यहाँ पर होगी, प्रकाश के वेग की होगी। तो यहाँ पे हम C से गुणा कर देते हैं और बराबर कर देते हैं। तो E बराबर क्या आ गया, B इंटू सी, या B बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन सी। तो अगर कभी भी अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देके, ठीक है बेटा, अगर कभी भी आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देके अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे, आप उसमें C से गुणा कर दोगे। C बोले तो प्रकाश के वेग से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। तो कभी भी अगर आपको जो है कभी कोई चुंबकीय क्षेत्र दे दे और पूछे E का मान बताओ, तो आपको उसमें 3 × 10⁸ से गुणा कर दोगे, आपका E निकल आएगा। या कभी आपको E दे के B पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और मैग्नेटिक फील्ड पूछे, तो आप क्या करोगे, उसमें 3 × 10⁸ से भाग दे दोगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ जाएगा। तो हमने जो आपको अभी कंसेप्ट जो हमने आपको अभी समझाया वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो वीडियो को रोक के समझ लो, चाहे पूरा बात नोट कर लेना, इस कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली क्लियर कर लेना। अगर कोई भी डाउट किसी को आए तो कमेंट में करके आप बताना, हम पूरा फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस वाले वीडियो में उन बातों को, इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट आए तो वो आप जो है कमेंट में लिख देना। तो वो जो हम नेक्स्ट टॉपिक इसका जब प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट होने से पहले इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा दूसरा गुण हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन का। तीसरा गुण लिख लीजिए जरा, नंबर 3 डालिए। जो नंबर 3 है हमारा, उसमें हमें क्या समझना है, ठीक है। तो नंबर 3 में हमारा होगा वैद्युत व चुंबकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के समीकरण, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमारी इक्वेशन क्या होती है, तो अगर हम सिंपली अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन निकालना चाहें कि क्या इक्वेशन होगी, तो देखो वेव जो हमारी यहाँ पे चूंकि अनप्रस्थ तरंग होती है ट्रांसवर्स वेव, और अनप्रस्थ तरंग का समीकरण आपको पता है y बराबर होता है a sin ω_t माइनस का kx, ये हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालेंगे तो वो हमारी हो जाएगी E = E0 sin ω_t माइनस kx, ठीक है। तो E = हमारी E0 sin ω_t माइनस kx हो जाएगी। और वहीं पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड की निकालेंगे, ठीक है, तो जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा B = ठीक है, B = B0 sin ω_t माइनस का kx। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बताएंगे तो वो हमारा E = E0 sin ω_t माइनस kx हो जाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे तो B = B0 sin ω_t माइनस का kx हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा उनके आयाम हो जाते हैं। तो इक्वेशन आपने क्लियर कर ली। एक्चुअल में हमारी और भी हमारी इक्वेशन है, यहाँ पे हमारा ये सब बातें मैक्सवेल ने, यहाँ पे 2 साइंटिस्ट थे हमारे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में सबसे ज़्यादा महत्व दिया था, वो एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज और दूसरे थे मैक्सवेल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमारा कि हर्ट्ज ने और मैक्सवेल ने क्या किया। तो देखो एक्चुअल में हमारा ये बहुत ही इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगों के इक्वेशंस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब वो एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम के लिए हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं या न्यूमेरिकल भी आएगा तो छोटे छोटे हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं ना, इन्हीं से बेस्ट न्यूमेरिकल आएगा, बड़ा नहीं आएगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस भी बनती हैं, वो कि जरूरी नहीं है पढ़ना उसको, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो वो याद रखना। तो वो इक्वेशन सारी मैक्सवेल ने दी थी, मैक्सवेल की इक्वेशन भी है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो टॉपिक आप पढ़ोगे बुक में, तो वहाँ पे हमारी मैक्सवेल की इक्वेशन मिलेगी। तो कुल मिला के आप याद रखना कि क्वेश्चन अगर हमारा आता है और ये हर्ट्ज इन्होंने मतलब सिद्धांतिक पुष्टि दी थी। अगर क्वेश्चन हमसे कोई ये पूछता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी, किसने ये बात बताई थी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसा कुछ होता है यूनिवर्स में, तो वो बताया था हर्ट्ज ने।
साइंटिस्ट हर्ट्ज ने बताया था। और अगर कोई हमसे ये पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की सैद्धांतिक पुष्टि, थ्योरेटिकल बात, फॉर्मूले बेस्ड बात प्रूव किसने किया था, तो वो हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर यही सिर्फ आए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की, सीधा टिक करोगे हर्ट्ज। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी, आप सीधा टिक करोगे हर्ट्ज ने। और अगर ये आएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की सैद्धांतिक पुष्टि, समझ रहे हो ना, थ्योरेटिकल पूरा प्रिंसिपल किसने दिया, अगर वो आता है तो मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, चलिए, तो हमारा तीसरा गुण हो गया। चौथे गुण की हम बात करते हैं। चौथे गुण की अगर हम बात करें तो चौथा जो हमारा गुण आता है वो आता है वैद्युत व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। ठीक है, वैद्युत व चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, या एनर्जी डेंसिटी निकालनी है हमें। तो हमने आपको सीधा बताया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो हमारा विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करती हैं। अब वो ऊर्जा को स्थानांतरित किस फॉर्मेट में करती हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सारी बातें हमने वीडियो में पहले ही पढ़ रखी है वो। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तरंग कोई भी ऊर्जा को ही ले जाएगी, ऊर्जा के साथ संवेग भी बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, मेन हमारा बात है ऊर्जा, तो तरंग हमारा ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो ऊर्जा और संवेग, जो ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं वो वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के रूप में करती हैं और एक समान रूप से करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, ऊर्जा का स्थानांतरण वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एक समान रूप से करती हैं। ठीक है, ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हमारी एक समान रूप से करती हैं, यूनिफॉर्मली करती हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि जो विद्युत ऊर्जा घनत्व होता है हमारा, वो होता है हमारा UE बराबर B²/2μ0। वो हमारा अगर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व पूछेंगे तो B²/2 हो जाएगा, और विद्युत ऊर्जा घनत्व पूछेंगे तो हो जाता है वो 1/2ε0 E², ये हो जाता है। ठीक है, अगर हमसे वैद्युत ऊर्जा घनत्व पूछेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी पूछेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होती है 1/2ε0 E², और अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पूछेंगे हमसे तो UB बराबर हो जाता है 1/2ε0, या इसमें μ0 आएगा, μ0/B², या याद कर लेते हैं, ना उल्टा हो गया, B² ऊपर होता है, B²/μ0, यानी कि B²/2μ0। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को B से रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को E से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नेटिक फील्ड साथ μ0 आता है, सबको पता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड में जो कांस्टेंट आता है वो μ0 आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कांस्टेंट आता है हमारा वो ε0 आता है। तो इसमें जो एनर्जी डेंसिटी होगी 1/2ε0 E² होगी, और इसमें जो एनर्जी डेंसिटी होगी 1/2ε0 या B²/2μ0 होगी। तो ये सारे के सारे हमारे गुण हो गए विद्युत चुंबकीय तरंगों के। पहले वाले भी हमारे गुण थे और ये भी हमारे गुण हो गए। ठीक है, तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी सारी समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं जरा, अब ध्यान देना जरा कि देखो कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हमने आपको जो वो बातें बताई हैं, जो प्रॉपर्टी बताई, सारी की सारी प्रॉपर्टी उसको फॉलो करनी चाहिए। जैसे अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसका वेग कितना होना चाहिए, प्रकाश के वेग के बराबर होना चाहिए। उसमें हमारा जो है कौन कौन से होने चाहिए, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के थ्रू होना चाहिए। दोनों में एक दूसरे के दोनों में जो हमारा ऊर्जा का स्थान एक समान रूप से होना चाहिए। दोनों सभी हमारी जो है विद्युत तरंगें कैसी होनी चाहिए, अनुप्रस्थ होनी चाहिए, सभी में ध्रुवण होना चाहिए। तो ये सब बातें होनी चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें ये सब बातें होनी चाहिए। और अगर ये सब बातें होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सा हो गया कि उनकी संख्या क्या हो गई, फिक्स हो गई। क्योंकि जो सारी बातें फॉलो करेंगी वो अनलिमिटेड तो नहीं होंगी, क्योंकि लिमिटेड होंगी। क्योंकि एक भी अगर प्रॉपर्टी किसी ने फॉलो नहीं की तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कंडीशन में या उसके हमारे स्पेक्ट्रम में रखी नहीं जाएगी। तो जब सारी वेव हमारी फॉलो करनी चाहिए तो इनकी संख्या इसी बीच में 7 है। आप याद रखोगे कि तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या है वो 7 है। ठीक है,
अब कौन कौन सी सात है उसको हम पढ़ते हैं जरा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारी, इनका नंबर 7 है। फिर से रिपीट करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या कितनी है? 7 है। अब कौन कौन सी 7 है वो अभी हम ये हम अभी ठीक है पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो अभी तक आप आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ये जो हम आपको अभी स्पेक्ट्रम बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा का पूरा एक एक बात को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो स्पेक्ट्रम से ही आते हैं। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें कितने टाइप की होती हैं, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, या किसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है, किसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, या किसका क्या ज़्यादा है, सबको हमारा आएगा, ठीक है। या किसकी हमारी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, या किसका हमारा जो है क्या किसकी खोज की। तो ये सारी की सारी हम पूरा स्पेक्ट्रम बनाएंगे और पूरी की पूरी डिटेल में हम सातों को बारे में हम अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो संख्या है वो 7 है, और सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बहुत 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 डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको अभी कभी रट जाएगा। तो प्लीज़ पूरी बात को ये वॉच करें, ठीक है। तो इनकी संख्या 7 है। तो कौन कौन सी उनको हम पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे जो हमारा आता है वो आता है हमारा सबसे पहले नंबर पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग आएगा, पहला वाला वो हमारा होता है एक्स रे, सॉरी गामा रे, ठीक है। पहले नंबर पर जो आएगा वो गामा किरण, क्या बोलेंगे इसको? गामा किरण बोल दे, हिंदी में लिख देते हैं गामा रे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम? गामा रे। दूसरे नंबर पर जो हमारा आएगा वो आएगा एक्स किरण, इंग्लिश में बोले तो एक्स रे, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है परावैंगनी विकिरण। क्या आता है बेटा? परावैंगनी ठीक है, परावैंगनी विकिरण। अल्ट्रावायलेट वेव रेडिएशन, क्या बोलते हैं इसको हम? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूवी रे, ठीक है, यूवी रे। 1 2 3 हो गया। चौथे नंबर पर आता है हमारा दृश्य प्रकाश, ठीक है। दृश्य प्रकाश, दृश्य बोले तो विजुअल, दिखाई देने वाला, ठीक है, जो इससे हम देखते हैं चीजों को, विजुअल लाइट, ठीक है। तो जो हमारा चौथे नंबर पर आता है विजुअल लाइट आता है। पांचवें नंबर पर हमारा आता है अवरक्त, अवरक्त को बोलते हैं इंफ्रारेड, शॉर्ट में इंफ्रा, ठीक है। तो पहले पर एक्स हो गया, गामा हो गया, दूसरे पर एक्स हो गया, तीसरे पर परावैंगनी, चौथे पर विजुअल लाइट हो गया, और पांचवें पर अवरक्त हो गया। छठवें पर आता है हमारा सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव्स, क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोवेव्स। और सबसे लास्ट में जो आता है हमारा रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें, ठीक है, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो आपको मेनली याद रखना है कि हमारे पास जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या वो कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है? पहले नंबर पर हमारा आएगा गामा रे, दूसरे नंबर पर आएगा एक्स रे, तीसरे नंबर पर आएगा परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, यूवी रे। चौथे नंबर पर आएगा हमारा दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट, चौथे पर आएगा हमारा चौथे पर विजुअल हो गया, ठीक है, तीसरे पर यूवी था, चौथे पर विजुअल हो गया, पांचवें पर हमारा होगा अवरक्त वाला होगा, छठवें पर हमारा माइक्रोवेव होगा, और सातवें पर हमारा रेडियो वेव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ लिए। अब इनकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे सभी की, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी की हम बात करें, क्रम से याद रखना है इनको। बहुत से लोग मतलब उल्टा सीधा याद कर लेते हैं, इनको क्रम से याद रखना, ठीक है। क्रम से क्यों याद रखोगे? क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि जब हमारा प्रैक्टिस करोगे तो आप क्रम से चीज़ें, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है या इनकी वेवलेंथ है वो क्रम से ही चेंज होती है। जैसे हम बात करें कि जब आप इधर से इधर जाओगे, ठीक है, जब आप इधर से इधर जाओगे तो इनकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य, वो लगातार बढ़ेगी, ठीक है। जब आप हमारा गामा रे से जब रेडियो की तरफ जाओगे तो इनकी वेवलेंथ हमारी लगातार इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम बात करें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? रेडियो की, और सबसे कम किसकी होती है? गामा की, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किस वेव की जो हमारी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो हम टिक करेंगे, जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो होती है रेडियो वेव्स की, ठीक है। और अगर हमसे सबसे कम पूछेगा कि किस तरंग की सबसे कम होती है, तो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? हमारी गामा किरण की, ठीक है।
तो कई बार क्या होते हैं कि एग्जाम में जब ऑप्शनल आएगा तो 4-5 उठा के वो क्रम से उल्टा सीधा दे देंगे और बोलेंगे इनको अरेंज कीजिए, तो आप इसी रे में अरेंज करोगे, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा होगी किसकी, रेडियो वेव की वेवलेंथ उससे कम, माइक्रो की उससे कम, इंफ्रा की उससे कम, विजुअल लाइट उससे कम, यूवी उससे कम, एक्सरे और सबसे कम गामा रे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा अगर तरंगदैर्घ्य हो गया ये, अगर आवृत्ति का पूछे फ्रिक्वेंसी का, तो जो आवृत्ति होती है वो वेवलेंथ की रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। इस टाइप से हमारी होती है, ये आवृत्ति का हो गया। तो आवृत्ति का उल्टा हो जाएगा, फिर आवृत्ति हमारी इधर बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी। तो हम बात करें तो अगर हमसे पूछेगा कोई कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी गामा रे है उसकी हमारी जो है फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और जो रेडियो वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी हमारी सबसे कम होती है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि हमारा ये वेवलेंथ का उल्टा हो गया, तो रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी और गामा रे की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। अगर क्रम से बात करें तो सबसे कम रेडियो की फ्रिक्वेंसी, उससे ज़्यादा माइक्रोवेव की, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड की, उससे ज़्यादा विजुअल लाइट की, उससे ज़्यादा उल्टा हो गया, सबसे आवृत्ति, बिल्कुल ठीक, आवृत्ति का था। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, सबसे कम हमारी फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव की होगी, उससे ज़्यादा माइक्रो की होगी, उससे ज़्यादा इंफ्रा की होगी, उससे ज़्यादा विजुअल लाइट की, उससे ज़्यादा यूवी लाइट की, उससे ज़्यादा एक्सरे की और सबसे ज़्यादा गामा रे की, ठीक है। तो ये अब इसमें भी हमारा वो उल्टा सीधा दे देंगे, फिर बोलेंगे अरेंज करो, तो क्रम से आप अरेंज कर लोगे। अब बहुत लोग इसका ट्रिक याद करते हैं, ट्रिक में पढ़ लेते हैं, पता नहीं कोई हीरोइन का नाम याद कर लेते हैं, बोला हेमा मालिनी करके, या कुछ अश्लील से वर्ड देख लेते हैं, तो ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो ट्रिक व्रिक को छोड़ो, सीधा नाम तो वेव्स का, जैसे हमने कोई रेडियो का ले लिया, तुमने रामू से याद कर लिया, आपने रामू से रेडियो वेव को याद कर लिया, तो रेडियो तो इवन आपको पता होना चाहिए, रामू का काम तो नहीं कर देगा, रामू में तो कहीं हमारा रेडियो नहीं छुपा हुआ है, आर से रेडियो हो सकता है, रामू का पहला वर्ड ले लिया। तो कुल मिला के जो भी है, आप ट्रिक के चक्कर में ना पढ़ के सीधा याद रखोगे, सीधा याद हो जाएंगी, सब सिंपल है। सबसे पहले गामा रे, दूसरे नंबर पर एक्सरे, तीसरे पर परावैंगनी, चौथे पर दृश्य, पांचवें पर अवरक्त, छठवें पर माइक्रो, सातवें पर रेडियो, बात खत्म होगी, ठीक है, समझ गए। तो ये हमें समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं कि खोजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गामा किरण की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो गामा हमारी है वो रेडियो एक्टिव किरण भी है। आगे हमारा हम आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे वो रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे। तो जो गामा हमारा है वो रेडियो एक्टिव किरण है, हमारा किरण है। तो जो इसकी खोज की थी वो की थी हेनरी बेकुरल ने, हेनरी बेकुरल, आप याद रखोगे, ठीक है। दूसरे पर हमारा आता है एक्सरे, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रोंजन, साइंटिस्ट है रोंजन, रोंटजन करके लिखते हैं, जो भी है रोंजन आप लिख लेना। परामैंगनी किसने की थी, हर्सेल ने, ठीक है। इसके बाद हमारी दृष्टि किसने की थी, न्यूटन ने। अच्छा, एक बात और याद रखें कि दृश्य प्रकाश होता है, विजुअल लाइट, वो 7 कलर होते हैं, हम सबको पता है ना विबज्योर से। कौन कौन से होते हैं, विबज्योर। अब देखना जरा, हम सबको पता है कि जो उसमें रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और वॉयलेट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम जो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, अब क्रम से देखो जरा, हमने क्या बोला कि जब हम इधर से इधर जाएंगे तो हमारी आवृत्ति या जो तरंगदैर्घ्य वो बढ़ती है। तो देखो जरा, इधर से आप इधर आओगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेड की। इधर से आओगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो आवृत्ति रेड की सबसे कम होती है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी। और जब आप इधर आओगे तो हमारी आवृत्ति बढ़ेगी ना, तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, वॉयलेट की, ठीक है। तो ये बात हमारी यहाँ पर भी लागू है। तो दृश्य प्रकाश को किसने की थी, न्यूटन ने। इसके बाद अवरक्ति किसने की थी, रिटर, ठीक है। सूक्ष्म किसने की थी, हर्ट्ज ने, साइंटिस्ट हेनरी हर्ट्ज थे। और रेडियो किसने की थी, मार्कोनी ने। तो आप याद रखोगे कि इसमें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे कि हमारा ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, हर्ट्ज इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कोई भी पूछ सकते हैं, वो नेवी वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए तो नेवी वाले उल्टे सीधे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूरे जो कि हमारे एक्सपेक्टेड नहीं होते। तो आपको सारी बातें याद रखनी है। फिर से रिपीट करते हैं, सबसे पहले कौन आएगा हमारा, गामा किरण, गामा की खोज किसने की, हेनरी बेकुरल ने। दूसरे नंबर पर एक्स, इसकी खोज किसने की, रोंजन ने। तीसरे नंबर पर कौन आएगा, पराबैंगनी, इसकी खोज किसने की, हर्सेल ने। चौथे पर हमारा विजुअल लाइट, इसकी खोज किसने की, न्यूटन ने। इसके बाद इंफ्रा, इसकी खोज किसने की, रिटर ने। और उसके बाद सूक्ष्म की हर्ट्ज ने, और बाद में रेडियो की मार्कोनी ने, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक छोटा सा पॉइंट और है, इसको भी हम जो है कंप्लीट करते हैं कि इनके यूजेस बहुत पूछते हैं
कि हमारा इसका यूज कहाँ पे होता है, इन सब के यूजेस कहाँ पे होते हैं। तो हम एक एक बहुत सारे यूजेस हैं, हम मेन यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियो तरंगों का हमसे पूछते हैं, तो इसका जो हमारा होता है टेलीविजन के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन स्किल में, ठीक है। रडार वगैरह जो हमारे होते हैं ना, जिनकी सूचना इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो सब हमारी रेडियो वेव से ही लेते हैं, ठीक है। तो रेडियो तरंगों का हमारा यूज कहाँ पर होगा, तो हम क्या याद रखेंगे, टेलीविजन में, टेलीविजन में हो गया। दूसरा कम्युनिकेशन में, संचार व्यवस्था लिख देते हैं, संचार के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में हो गया। या जो रडार वगैरह हमारे होते हैं, इन सब में हमारा कौन सी तरंगें होती हैं, रेडियो वेव, ठीक है। सूर्य तरंगों का खाना पकाने के लिए, खाना पकाने में आपने वो बर्तन आते ना ओवन, तो वो उससे हमारा जो खाना वाना बनता है, ठीक है, सनलाइट से। तो हमारा क्वेश्चन हमारा आता है कि सूर्य का ऐसा कौन सा हमारा विकिरण है जो खाना पकाने में होता है, तो हमारा माइक्रोवेव वाला, ठीक है। अवरक्त, अवरक्त तरंगें होती है, इनका हमारा होता है कोहरे में, फोटोग्राफी में, कोहरे को भेदने के लिए, कोहरे को साफ सुथरा करने के लिए, ठीक है, कोहरे को भेदने के लिए, कोहरे में, फोटोग्राफी में, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये वर्ड समझ में ना आ रहे हैं, तो हम लगातार उस बात को रिपीट करते रहते, तो हमारी आवाज़ को सुन के नोट्स में लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा दृश्य प्रकाश का सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, दृश्य प्रकाश का यूज कहाँ करते हैं, हम देखने के लिए, ठीक है। हम एक बार सारा लिख देते हैं, इसका खाना पकाने के लिए इंपॉर्टेंट, इसका कोहरे में, फोटोग्राफी में, इसका टेलीविजन और रडार के क्षेत्र में, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, रेटर ने, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। इसकी खोज हर्ट्ज ने, इसकी मार्कोनी ने, ठीक है। इसकी न्यूटन ने, इसकी हर्सेल ने, इसकी रोंजन ने, ठीक है, और इसकी हेनरी बेकरल ने। तो अगर हम एक्स किरणों की खोज तो इनके हमारे यूज हो गए। अच्छा, इसका आता है पराबैंगनी, इसका हमारा क्या यूज है, तो कीटाणुओं को मारने के लिए। अगर हमसे पूछते हैं पराबैंगनी किरण का यूज कहाँ पे करते हैं, तो बात करें कीटाणुओं को मारने के लिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मारने के लिए, ठीक है। कहाँ पर करेंगे हम, कीटाणुओं को मारने के लिए। अब देखो, कीटाणुओं को मारने के लिए ना ऑप्शन आके कई बार ये ऑप्शन आता है खाने को स्वस्थ रखने के लिए, तो बात तो वही है, ठीक है। कई बार आएगा कि हमारा कौन सी ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं जिनका योग हम खाने को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, तो पराबैंगनी, ठीक है, तो सॉरी पराबैंगनी विकिरण, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे कीटाणुओं को मारती हैं, तभी तो हमारा खाना स्वस्थ होगा। या ये आ जाए कि पानी को स्वस्थ करने के लिए किन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करेंगे, तो पराबैंगनी विकिरण, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा, खाने को स्वच्छ रखने के लिए, इसके अलावा और भी हमारे हैं, ठीक है। तीसरा हमारा आता है एक्सरे, एक्स किरणों की बात करें हम, ठीक है, तो इसका हमारा आता है एक्स किरणों के, हमारा बॉडी में हम लोग अपना एक्सरा कराते हैं ना, तो बॉडी में एक्सरा कराते हैं, तो हमारा क्या बोल सकते हैं हम, इसका हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा हमारा इसका यूज फिंगर प्रिंटिंग में भी होता है, स्कैनिंग वगैरह होती है। भाई देखो, ऐसा है कि एक्सरा हमारा होता है बॉडी का, तो उसमें भी तो हमारे बॉडी पार्ट स्कैन ही तो किए जाते हैं। भाई लाइट पड़ती है, इससे हमारा बॉडी की हड्डी जैसे ब्रेक हुई है कि नहीं, ये बात एक्सरे में पता चलती है, तो उससे हमारा बॉडी की स्कैनिंग हो जाती है। स्कैनिंग से हमें पता चल जाता है कि हमारा क्या हुआ है, तो मेनली हमारा स्कैनिंग है। तो हमारा जो है फिंगर प्रिंटिंग में, उसमें भी हमारे हाथ स्कैन किए जाते हैं, ठीक है। तो फिंगर प्रिंटिंग में भी इसका यूज होता है, फिंगर प्रिंटिंग में। यह हमारा ये भी आता है नकली नोटों की पहचान के लिए, ये भी हमारा आता है, ये नकली नोटों की पहचान के लिए, ठीक है। मशीन आती है नोटों की पहचान वाली, एक देखिए किसी ने, ठीक है, मशीन आती है ना, बॉक्स टाइप की होती है, तो उसमें नोट जो है डालो, तो वो नोट हमारा जो है नकली नोट होते हैं, उनको हमारी क्या कर देती है, वो बाहर कर देती है। वो भी, उसमें भी हमारा लाइट पड़ती है और लाइट से वो स्कैन कर लेती है, तो वो उन नोटों को स्कैन करती है, हमारी जो ओरिजिनल होते हैं बाकी नोटों को वो अलग कर देती है, ठीक है। तो नकली नोटों की पहचान के लिए हम इसका यूज करते हैं।
ठीक है। अब बच्चे सोच रहे हैं सर कैसी बातें कर रहे हो, नकली नोट, यहाँ पे तो असली नकली तो एक ही बात है, ठीक है। तो नकली नोट होते हैं बेटा, और जब बहुत सारे नोट होते हैं उनमें कुछ नकली नोट आ जाते हैं तो हमारा उसकी स्कैनिंग के लिए हम किसकी बात करते हैं, एक्स किरणों की, ठीक है। गामा किरणों का ये कहाँ पे है, इसका कैंसर के उपचार में होता है, ठीक है, कैंसर के उपचार में। तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं, जो हमारा गामा किरण है, इसका भी जो हम कैंसर के उपचार में करते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है, कैंसर के उपचार में हुआ। इसके अलावा हमारा जो है नाभ की अभिक्रियाओं में भी होता है इसका, ठीक है। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ बातें रह गई हैं, हमारी सारी बातें भी कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो कुछ जो बातें रह गई हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे उन सारी बातों को, और उसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये 2 टॉपिक्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हमारा टॉपिक है, ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। एक लेक्चर हमारा यहीं तक रखते हैं हम इसको, और नेक्स्ट लेक्चर हम आपको दूसरा देंगे, उसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो बती हुई बातें हैं वो भी हमारी हो जाएंगी, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से आए तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में इस बात को बता दें, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है वो भी बता दें, अच्छा लगा है वो भी बताएं, बुरा लगा है वो भी बताएं, सारी बातों को बताएं। और लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू। बाकी बातें हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जय हिंद।